नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आज हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक्स को देखने वाले हैं। तो पूरा बैंकिंग सिस्टम का समझेंगे, जो भी पेमेंट बैंक आता है, फिर उसके बाद फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, प्राइवेट बैंक आता है, सारा बैंक्स को आज देखने वाले हैं। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आज हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक्स भी आता है और एनबीएफआई भी आता है, ठीक है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैंक्स भी आता है, यानी बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर सारा बैंक्स आ गया, तो बैंकिंग सिस्टम भी आता है इसके अंदर। और इसके अंदर आता है आपका नॉन बैंकिंग सिस्टम, या फिर कह सकते हैं कि नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम लोग ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, इसको अब कवर अप करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपका कवर अप हो जाए, ताकि आप रिवीजन आराम से कर पाओ। तो आज बैंकिंग सिस्टम हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज होता है, उसको समझेंगे धीरे धीरे करके। डोंट वरी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है समझ लेते हैं इसको। इसके बाद फिर हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। फिर हम लोग बैंक्स के ऊपर जंप करेंगे कि बैंक क्या होता है, कैसे इवॉल्वेशन हुआ है इसका, ठीक है? वगैरह वगैरह सब देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस देता हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी को मैनेज करता हो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैनेज मनी एंड ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है? ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी को मैनेज करता है। तो क्या करता है? ये मैनेज करता है मनी को और फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, है ना? फिर लोन्स वगैरह देना, इन्वेस्टमेंट कराना, इसके बाद फिर इंश्योरेंस देना, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है? ये सब है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज मनी एंड ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट हैंडलिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है? एक बार रीड करते हैं इसको। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैनेज मनी एंड ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट हैंडलिंग एंड इंश्योरेंस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है? ये हमारा हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना तरीके का होता है? तो दो तरीके में इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं, एक बैंक्स, एक है एनबीएफआई, यानी कि नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफआई को आप ये मत सोचिएगा कि एनबीएफआई मतलब कि एनबीएफसी। एनबीएफआई के अंदर एक डीएफआई भी आ गया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक आपका एनबीएफसी आ गया, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है? तो हम लोग आज बैंक को देखने वाले हैं, एनबीएफआई को किसी और दिन देखेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग बैंक को देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि बैंक्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है? तो सिर्फ अगर बैंक्स को देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आ गया, जिसके अंदर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक देखते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखते हैं और फॉरेन बैंक देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? फिर आरआरबी, ये जो आरआरबी है ना, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं आरआरबी, लेकिन मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आरआरबी जो है ना, वो स्पेशल फंक्शन करता है कुछ कुछ, इसीलिए मैंने आरआरबी को अलग से रखा है। लेकिन आरआरबी को आप कमर्शियल बैंक के अंदर भी समझ सकते हैं। और फिर है डिफरेंशिएटेड बैंक, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, ठीक है? तो आज हमारा एजेंडा ये है, इन सब को हम लोग समझ लेंगे आप, ठीक है? तो हमारे अगर सिलेबस में आप देखोगे, आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस में देखोगे, तो वहां पर लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आज हम लोग पूरा बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि दिख ही रहा है यहाँ पर, और डिटेल में देखेंगे तो स्ट्रक्चर दिख जाएगा। दूसरा, ये सब क्या काम करता है वो देख लेंगे, कौन इसको रेगुलेट करता है वो देख लेंगे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो उसको भी हम लोग आज कंसिडर कर लेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो बैंक किस तरह से इवॉल्व हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग फिर जंप करेंगे कि कितने तरीके का बैंक होता है, ठीक है? और फिर हर एक कैटेगरी को धीरे धीरे करके फिर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले किस तरह से बैंक इवॉल्व हुआ है? तो बैंक का इवोल्यूशन में 3 फेज आया है। एक है प्री इंडिपेंडेंस फेज, ठीक है? एक है प्री इंडिपेंडेंस फेज, फिर दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस।
और इसके बाद फिर अभी हम लोग चल रहा है एलपीजी एरा, है ना, इंडिपेंडेंस, और फिर है एलपीजी एरा। तो ये 3 एरा में हम लोग बैंक का इवोल्यूशन को बांटे हैं। ये बैंक का इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जीरो टू हीरो बनाना चाहता हूं, तो फिर आपको हर चीज को बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत बेसिक है, यहाँ से सवाल रेयरली ही बन सकता है, चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस है कि यहाँ सवाल बनेगा। तो इसको आप एक तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कम समय है, और अगर समय है तो इसको आप रीड करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बैंक से, बैंक कैसे इवॉल्व हुआ है। तो 3 हमारा एरा है, एक है प्री इंडिपेंडेंस एरा, एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, और एक है एलपीजी एरा। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा को देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एरा स्टार्ट होता है 1770 से, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का पहला बैंक है, ठीक है, जो कि कलकत्ता में बना था। तभी हम लोग जानते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कोलकाता जो था वही हमारा कैपिटल हुआ करता था, न्यू दिल्ली से पहले। तो जो कलकत्ता था वहां पर ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक बना, ठीक है। 1806 से लेकर के 1843 तक प्रेसिडेंशियल बैंक बना। प्रेसिडेंशियल बैंक मतलब कि एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक बना, ठीक है। फिर ये 3 बैंक है ना, फिर अल्टीमेटली जाकर के मर्ज हो गया 1921 में। तो 1921 में ये जो प्रेसिडेंशियल बैंक है ये मर्ज हो गया और बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में जाकर के एसबीआई बन गया। 1955 में ये जाकर के एसबीआई बन गया, ठीक है। तो 1770 में इंडिया का पहला बैंक बना, कहां पर, कलकत्ता में, नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1806 से लेकर के 1843 तक 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और फिर 1921 में ये तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक आपस में मर्ज हो गया और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फिर बाद में 1955 में एसबीआई बन गया, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंपीरियल बैंक बदल करके हो गया एसबीआई, ठीक है। साथ में 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का। मतलब पहले जो आरबीआई था वो प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा था, इसके बाद फिर आरबीआई जो है 1949 में नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइज का मतलब होता है कि सरकार इसको अपना कंट्रोल में ले लिया, सरकार इसको नेशनलाइज कर दिया, है ना। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में, याद रखिएगा। आरबीआई बना कब था ये हमको बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। 1969 से लेकर 1980 तक, या फिर कहें 1969 में और 1980 में, दो समय 20 मेजर बैंक नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। 20 मेजर बैंक नेशनलाइज हुआ था। नेशनलाइज का मतलब कि सरकार कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। फिर 1975 में आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ओके। ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हो गया। एक और बात समझेंगे, 1770 में हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना। 1806 से लेकर 1843 तक 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों मर्ज हुआ 1921 में और बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये एसबीआई का पुराना नाम है। ये एसबीआई बना था 1955 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ और बाकी बैंक्स का नेशनलाइजेशन 20 साल बाद हुआ। आरबीआई का हुआ 1949 में, 20 साल के बाद 1969 में बहुत सारा बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। फिर 1980 में भी बहुत सारा बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और 1975 में आरआरबी का स्थापना हुआ था। तो ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हुआ। इसके बाद फिर एलपीजी एरा आया, ठीक है। देखो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारा कंट्रोल, तो बैंकों का कंट्रोल इंडिया के पास था नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इंडिया में कंट्रोल हुआ आरबीआई का, ठीक है। तो यहाँ पर काम होने लगा। लेकिन 1991 में जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ठीक है, तो हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1992 का, तो उस केस में हम लोग ये देखें कि यहाँ पर बैंकों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बैंक स्ट्रांग होगा तो इस तरह क्राइसिस को हम लोग बचा भी पाएंगे। तो बचाने के लिए फिर 1992 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आया, ठीक है। और एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत बहुत सारा बैंकों में भी चेंजेस आया। तो बैंकों में किस तरह का चेंजेस आया, क्योंकि प्राइवेटाइज होने लगा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ बैंक्स भी प्राइवेटाइज होने लगे, ठीक है। बैंकों में भी बहुत सारा लिबरलाइजेशन आने लगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो इनिशिएट कर दिया प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर और लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। बैंक में भी बहुत सारा प्राइवेट बैंक आने लगा, कंपटीशन आने लगा। लिबरलाइजेशन का मतलब कि बाहर का भी बैंक इंडिया में आने लगा, वो भी अपना सर्विसेज देने लगा जनता को, इससे कंपटीशन बढ़ गया। तो ये सब काम होने लगा एलपीजी रिफॉर्म्स होने के बाद। 1991 में नरसिम्हम कमेटी जो था ये कुछ रिकमेंडेशन दिया
और उस रिकमेंडेशन के बेस पे हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है आज इतना मजबूत हो पाया है। रिकमेंडेशन वो दिया था, वो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है बैंक्स के ऊपर वो कम कर दो। गवर्नमेंट कंट्रोल अगर कम कर दोगे तो बैंक फ्रीली काम कर पाएगा और वो कॉम्पिटिटिव होकर के अपने आप को प्रॉफिट करा पाएगा। अगर बैंक प्रॉफिट करेगा तो बैंक यानी डूबेगा नहीं, और बैंक डूबेगा नहीं तो कभी भी हम उसका हेल्प ले सकते हैं और ये क्राइसिस को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता था और कैश रिजर्व रेशियो होता था, CRR और SLR, ये मेंटेन करना पड़ता था बैंक्स को। तो इसको बोला कि इसको कम कर दो। अगर CRR और SLR कम कर दोगे तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा। अगर बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा तो ज्यादा पैसा कमा पाएगा, ज्यादा पैसा कमा पाएगा तो उसको प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो बैंक्स डूबेगा नहीं, और बैंक्स डूबेगा नहीं तो वापस से क्राइसिस में हम लोग का हेल्प करेगा। ठीक है, फिर फेज आउट डायरेक्ट लैंडिंग। इस समय क्या होता था ना कि बहुत सारा डायरेक्ट लैंडिंग होता था। डायरेक्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो एक कंपनी है तो कंपनी को पैसा चाहिए, तो हम अपना फ्रेंड से मांग लिए पैसा, या हम दूसरा फ्रेंड से मांग लिए, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लैंडिंग। तो ये नरसिम्हम कमेटी बोला कि जो डायरेक्ट लैंडिंग हो रहा है ना इसको कम करो और इसको इनडायरेक्ट लैंडिंग करा दो। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो उसको पैसा चाहिए तो दोस्त से नहीं मांगेगा, वो बैंक जाके मांगेगा, और जो उसका दोस्त पैसा देने वाला था वो बैंक को पैसा देगा। तो बैंक में पैसा आएगा उसका दोस्त से, फिर वो पैसा फिर मेरे पास आएगा। इस तरह से इनडायरेक्ट लैंडिंग करा दो। समझे? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है कोई कंपनी, ठीक है, कंपनी पैसा मांगता है, ठीक है, और यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक उसको पैसा देता है। तो अगर डायरेक्टली दे देगा तो डायरेक्ट मनी हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलता है डायरेक्ट लैंडिंग। एक होता है कि बैंक के थ्रू लैंड करेगा, बैंक के थ्रू लैंड करेगा। अगर बैंक के थ्रू लैंड करेगा तो क्या फायदा होगा? बैंकिंग सर्विसेज बढ़ेगा, बैंक मजबूत बन पाएगा। तो ये काम किया गया, इस रिकमेंडेशन में ही दिया गया था कि हम लोग डायरेक्ट लैंडिंग को धीरे धीरे करके फेज आउट करना चाहते हैं, अब बैंकिंग यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लैंडिंग को लेके आना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारा बैंकिंग रेगुलेशन भी स्ट्रेंथन किया गया ताकि स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी आ सके बैंकिंग सेक्टर की ओर, और बैंकिंग सेक्टर मजबूत बना रहे। ठीक है, बस ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समराइज करेंगे, डोंट वरी। 5 बार समराइज करूंगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं समराइज करूंगा इसको एक ही बार में समराइज करूंगा। ओके, अब हम लोग देख लिए कि बैंक किस तरह से इवॉल्व हुआ। अब देखते हैं कि बैंक कितना तरीके का होता है। इसके बाद फिर बैंक में हम लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन को समझेंगे। ठीक है, पहले तो बैंक कितना तरीके का होता है। बैंक दो तरीके का होता है, एक शेड्यूल बैंक्स और एक नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक, इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये कैटेगराइजेशन है, इसको आपको मालूम होना चाहिए, इससे बैंक को काफ़ी हेल्प पहुंचता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है? हम लोग ने ये जाना कि बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक भी हो सकता है और नॉन शेड्यूल बैंक भी हो सकता है। तो शेड्यूल बैंक के अंदर क्या है और ये है क्या? कोई अगर बैंक RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट है तो वो शेड्यूल बैंक है, अदरवाइज वो शेड्यूल बैंक नहीं है। शेड्यूल बैंक हो जाने से एक बैंक को फायदा क्या? बैंक को बहुत फायदा है। बैंक जो है वो RBI से डायरेक्टली पैसा मांग सकता है, पैसा बोरो कर सकता है बैंक रेट पे। इसके बाद बैंक जो है वो क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन सकता है। क्लियरिंग हाउस का मेंबर अगर बनेगा तो अगर जो भी पेमेंट हम लोग करते नहीं है उसका सेटलमेंट तुरंत हो पाएगा, क्लियरिंग तुरंत हो पाएगा। तो जैसे SBI जो है शेड्यूल बैंक है, PNB, कैनरा बैंक, ये सब क्या है, ये सब शेड्यूल बैंक है। ये RBI एक्ट का सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है, जिससे उन लोगों को बहुत फायदा है। RBI से डायरेक्टली पैसा भी मांग सकता है और क्लियरिंग हाउस का ये मेंबर है। इसीलिए कभी आप देखेंगे कि अगर आपका कभी पैसा फंस गया है, आप SBI से किसी को पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट गया ही नहीं, पेमेंट लेकिन कर दिया आपका, तो इस समय में क्या होगा कि आपको विद इन 24 आवर्स ये चीज सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियरिंग हाउस में SBI भी मेंबर है, तुरंत क्लियरिंग करवा देता है, एफिशिएंसी उसका आ जाता है। तो ये चीज कर पाता है क्योंकि वो शेड्यूल बैंक है। इसके बाद एक शेड्यूल बैंक जो है ना वो रीडिस्काउंट का फैसिलिटी भी ले सकता है, रीडिस्काउंट ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स। तो देखो ये क्या होता है, रीडिस्काउंट क्या होता है? पहले तो आप समझो कि डिस्काउंटिंग ऑफ फर्स्ट क्लास बिल क्या होता है। मान लो कि एक कोई भी बिल है, ठीक है, इस बिल में लिखा हुआ है कि ITC लिमिटेड जो है वो 10 लाख रुपया देगा कुमार आर्यन को 5 महीना के बाद। कुमार आर्यन क्या किया है,
अब इसको तो 10 लाख रुपया मिलने वाला है, लेकिन 4 महीने के बाद। लेकिन कुमार आर्यन को अभी पैसा जरूरत है, तो अभी क्या करेगा? अभी तो मुझको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये जो बिल है ना, ये लेके जाएगा बैंक के पास, कोई भी बैंक के पास लेके जाएंगे, शेड्यूल बैंक के पास लेके जाएंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास लेके जाएंगे, एसबीआई के पास। अब बोलेंगे कि देखो भाई, आईटीसी से हमको, आईटीसी लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, तो उससे हमको ना 10 लाख रुपया मिलने वाला है, लेकिन 4 महीने बाद। हमको तो अभी चाहिए ब्रो, हम कुछ उपाय लगाओ। तो एसबीआई बोलेगा कि देखो, हम कुछ कमीशन काटते हैं और ये पैसा हम तुमको दे देते हैं। 1 लाख रुपया कमीशन काट लेते हैं तुम्हारा, और 9 लाख रुपया तुमको दे देते हैं। तुमको फिर पैसा अपना मिल गया। तुम आईटीसी लिमिटेड से नहीं पैसा मांगने जाना, हम मांगने जाएंगे और हमको दे देगा आईटीसी लिमिटेड। हाँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्काउंट हो गया बिल। डिस्काउंट का मतलब थोड़ा पैसा डिस्काउंट करके बाकी सारा पैसा हमको दे दिया एसबीआई, ये हो गया डिस्काउंट। अब एसबीआई क्या करेगा, इस बिल को लेकर जाएगा आरबीआई के पास, बोलेगा अरे आरबीआई, हम कुमार आर्यन को पैसा तो दे दिए, लेकिन अब मेरा पैसा का प्रॉब्लम आ गया, अब हम क्या करें बाबा? तो आरबीआई बोलेगा कि ठीक है, तुमको 9 लाख रुपया मिल रहा ना, तो एक काम करो कि तुम 1.5 लाख हमको दे दो, और बाकी जो 8 लाख है वो तुम अभी रख लो। तो फिर वहां पर ही डिस्काउंट कर लिया। मतलब एक बार डिस्काउंट किए हम, एक बार डिस्काउंट किया बैंक। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है या फिर शेड्यूल बैंक है, ये जो रीडिस्काउंट है, इसका फैसिलिटी उठा सकता है। लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि मतलब वर्दी होना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कर सकता है। तो आप देखेंगे कि शेड्यूल बैंक होने का बहुत फायदा है भाई, लेकिन शेड्यूल बैंक होने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 का सेकंड शेड्यूल के अंदर आपका लिस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। प्लस एक शेड्यूल बैंक में कैपिटल जो है, पेड अप कैपिटल, वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एक शेड्यूल बैंक जो होता है वो सीआरआर डिपॉजिट रखता है, कहां पर? आरबीआई में। आरबीआई में अपना बैंक अकाउंट खोल लेता है, वहां पर सीआरआर डिपॉजिट रखता है, और इसको अपना जो रिटर्न्स है उसको फाइल करना पड़ता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म, जिसको भर करके आरबीआई दे देता है। आरबीआई उस फॉर्म का करता क्या है? आरबीआई देखता है कि ये जो है इस बैंक से आया है, ये फॉर्म, सब कुछ ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। कुछ अगर उसको गड़बड़ लगता है तो क्या करता है, बोलता है अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मॉनिटरिंग करें तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, चलो जाकर के हम इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में कैसे देखा था कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग करके ऑन साइट इंस्पेक्शन कर लेता है आरबीआई। तो यहां पर ये जो रिटर्न्स ले रहा है शेड्यूल बैंक से आरबीआई, वो क्या करेगा, वो देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा, मतलब मॉनिटरिंग करेगा, और जाकर के ऑन साइट इंस्पेक्शन कर लेगा। तो इसीलिए जो शेड्यूल बैंक होता है उसको पीरियोडिक बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जो शेड्यूल बैंक है, इसको आरबीआई एकदम एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है और लगातार चेक कर रहा है बार बार। तो इस तरीके का जो बैंक होता है वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है, वो जल्दी डूबेगा नहीं, जल्दी हारेगा नहीं, जल्दी वो खत्म नहीं होगा, समझे। और यहाँ पर क्या होता है कि डिपॉजिटर्स का जो हक है वो मराता नहीं है, मतलब हक उसका रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स अंडर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया आर शेड्यूल बैंक। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, लगभग लगभग सारा बैंक शेड्यूल बैंक के अंदर ही आता है, ठीक है। और नॉन शेड्यूल बैंक कौन है? जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है वही नॉन शेड्यूल बैंक है, ठीक है। तो नॉन शेड्यूल बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स आर द बैंकिंग कंपनी दैट आर नॉट मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल बैंक में, शेड्यूल बैंक में पेड कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई फीस क्राइटेरिया नहीं है। सीआरआर डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। नॉन शेड्यूल बैंक को भी करना पड़ता है, लेकिन अपने पास रखो सीआरआर डिपॉजिट करके। और ऐसे बैंक्स को कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करना पड़ता है। जो भी राइट्स मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है शेड्यूल बैंक को, वो ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा नॉन शेड्यूल बैंक्स को, ठीक है। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैंक्स अंडर बैंकिंग सिस्टम आर नॉन शेड्यूल बैंक्स। फॉर एग्जाम्पल लोकल एरिया बैंक्स, सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नहीं? देख पाए आप शायद। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। तो अब तक हम लोगों ने दो चीज देखा। एक क्या देखा कि बैंक किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। मतलब बैंक दो तरीके का होता है, शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, और दोनों को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग मूव करके मेन चीज की ओर आगे बढ़े कि बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है और उन स्ट्रक्चर के बीच में बैंक्स करता क्या है, ओके। तो यहां पर आप देख पाएंगे बैंक्स का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके नीचे में कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, आरआरबी है, और डिफरेंशिएटेड बैंक है। कमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक,
प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद फिर आरआरबी को भी हम लोग यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आरआरबी यहाँ लिखा है, तो आरआरबी को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है, ऐसा बैंक जो कमर्शियल बेसिस पे चल रहा हो, यानी कि प्रॉफिट के लिए चल रहा हो। तो कमर्शियल बैंक ऐसा बैंक होता है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये मोस्टली प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। इसका नाम भी देखिए कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि कोऑपरेट करके काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, ये लोग आपस में मिल करके एक बैंक बना दिया। अब जो लोग मिल करके बैंक बनाया है वही लोग इस बैंक में डिपॉजिट भी करता है और लेंडिंग भी लेता है इसी से, समझे। तो हो सकता है कि जैसे मान लो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा हम लोग एकदम रईस रईस आदमी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो हम लोग बोलेंगे यार कि कमर्शियल बैंक में जाकर के लोन लेते हैं ना भाई, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता है, देने का मन नहीं करता है। तो सब कोई बोलेगा, बड़ा बड़ा आदमी लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो बोलेगा कि एक काम करते हैं, हम लोग अपना बैंक बना लेते हैं, ठीक है। सबको हम लोग मिलकर अपना बैंक बना लेते हैं, हम लोग पास पैसा रहता ही है, तो वही पैसा हम लोग जमा कर देंगे। किसी को अगर लोन लेना है तो वहां से ले लेगा, उसको इंटरेस्ट भी कम लगेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग अपना कॉपरेट करके चलेंगे, ठीक है। हर एक मेंबर का एक वोटिंग राइट होगा, ठीक है। हम ही लोग डिपॉजिटर, हम ही लोग लेंडर और हम ही लोग बैंक, सब कुछ हम ही लोग कॉपरेट करके इस बैंक बना लेते हैं। तो इस तरह का बैंक को बोलते हैं कॉपरेटिव बैंक। ये बहुत तरीके का कॉपरेटिव बैंक होता है, अलग अलग सेक्टर के लिए बैंक हो सकता है, अलग अलग कम्युनिटी के बेस पे हो सकता है। अब कॉपरेटिव है यानी कॉपरेट करके, तो हो सकता है कि बहुत सारे सेक्टर, मतलब हो सकता है कि कोई एक सेक्टर पकड़े हैं और वो सेक्टर में सारा लोग मिलकर के एक बैंक बना दिया है। ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे बेस आपस में कॉपरेट करके एक बैंक बना लिया है। तो कॉपरेटिव बैंक बहुत तरीके का भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। आरआरबी, आरआरबी बेसिकली क्या होता है, रूरल बैंक से, ठीक है, गांव का बैंक से, जो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, रूरल एरियाज के लिए डेवलपमेंट करता है, तो वैसा बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक मतलब कि डिफरेंट नीश के लिए बनाया गया बैंक। डिफरेंट नीश के लिए बनाया गया बैंक मतलब कि कोई पेमेंट के लिए कर रहा है सिर्फ, या फिर कोई स्पेशल पर्पज के लिए बैंक बना दिया गया है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। इसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाता है और पेमेंट बैंक आ जाता है। तो हम लोग एक तरह से स्ट्रक्चर देख लिए, ओवरऑल आइडिया ले लिए, ठीक है। अब हम लोग रीड कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, बैंक्स दैट रन ऑन कमर्शियल बेसिस, ठीक है। इट मींस दे ऑपरेट एंड ऑफर सर्विसेज टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। दे आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ये हो गया कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट फॉर देयर मेंबर्स। दे बिलोंग टू देयर मेंबर्स हु आर बोथ द ओनर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द बैंक। फिर डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर दोज बैंक्स that cater to a specific segment of customers. The concept of differentiated banks is based on the recommendation of Nachiket More Committee in 2013 in order to offer specialized services or unique products designed specifically to suit a particular sector, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कमर्शियल बैंक कितने तरीके का होता है। तो कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी आ गया था, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे ही समझेंगे। पहले हम लोग देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक और ये क्या काम करता है, इसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये क्या काम करता है, फिर फॉरेन बैंक, ये क्या काम करता है, आरआरबी ये क्या काम करता है। इसके बाद फिर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर जंप करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, देखो यहाँ पर मैंने आपको फोटो तोटो भी लगा के रखा है, तो फोटो में भी आप देख के बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है। देखो यहाँ पर एसबीआई का फोटो है, पीएनबी का फोटो है, यूनियन बैंक का फोटो है, कैनरा बैंक का फोटो है, बहुत सारा फोटो है, मतलब और हो सकता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है। जो बैंक्स नेशनलाइज हो गया है उसी को पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। कौन बैंक नेशनलाइज हो जाता है, जो बैंक को आरबीआई खरीद लेता है, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट खरीद लेता है। तो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल में आ गया है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर द मेजोरिटी ओनरशिप दैट इज मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स लाइज विद द गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी पावर है। अब मान लो कि मेरे पास भी 50% पावर है और सरकार के पास भी 50% पावर है, तो क्या इसमें हम क्या बोलेंगे कि सरकार का पावर ज्यादा है ना, मेरा भी पावर है भाई इसके अंदर।
तो अगर 50% से ज्यादा पावर रहेगा तभी तो इसमें गवर्नमेंट का पावर है। तो इसीलिए अगर कंपनी का शेयर है तो उसका 50% से ज्यादा का शेयर अगर सरकार के पास है तब वो बैंक सरकार का बैंक है, तब वो बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है, तब वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो मेजोरिटी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है। ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर क्रिएटेड इन इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। ठीक है, मैंने बोला ना जो भी नेशनलाइज हुआ है बैंक वही पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, क्या काम करता है ये, क्या क्या काम करता है एक बार देखते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि हम लोग जो बैंकिंग सर्विसेज है वो ऐसा एरिया तक भी पहुंचाना चाहते हैं और ऐसा एरिया तक भी पहुंचाते हैं जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। जैसे गांव तबका एरिया, वहां पर हम लोग एसबीआई का एक ब्रांच खोल दिए हैं, वहां पर एक पीएनबी का ब्रांच खोल दिए हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि बैंकिंग सर्विस पहुंच जा रहा है। बैंकिंग सर्विस पहुंचेगा तो लोगों को एक्सेस होगा लोन्स का, डिपॉजिट का। तो लोन्स का एक्सेस होगा, डिपॉजिट का एक्सेस होगा, तो वो लोग अपना बिजनेस खड़ा कर पाएगा। ठीक है, वो लोग फाइनेंशियल डेवलप होगा और बुद्धि भी तेज होगा और उसका बिजनेस भी तेज होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने में हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक। सारा बैंक ही करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक से नहीं है, सारा बैंक ही करता है। तो सारा बैंक का फंक्शन में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ा फंक्शन है। तो कभी आपको लिखने के लिए कह दे तो फंक्शंस ऑफ बैंक्स लिखो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका। ओके, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स। सरकार बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आता है। तो सरकार जब गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आया है तो वहां पर बैंक का काम आएगा, बैंक का काम पड़ेगा। तो बैंक का काम, कौन सा बैंक हेल्प करेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट का अपना बैंक ही तो गवर्नमेंट को हेल्प करेगा ना। तो जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, इसका यूको बैंक हो गया, ये सब क्या करेगा? ये सब सरकार का बैंक है। तो सरकार के लिए गवर्नमेंट स्कीम को वो फैलाएगा, सरकार के लिए गवर्नमेंट स्कीम का प्रचार करेगा, सरकार के लिए गवर्नमेंट स्कीम को पहुंचाएगा एकदम रूरल एरियाज तक भी, ऐसा एरिया तक भी जहां पर बैंकिंग सर्विस नहीं पहुंच रहा है वहां तक भी पहुंचा देगा, है ना। तो ये की चैनल होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम्स एम्ड एट डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, अभी एक मेरे गांव के दादाजी हैं, उनका मैं एसबीआई में अकाउंट खुला रहा था। तो एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस के लिए वहां पर बोला कि खरीद लो भाई, इंश्योरेंस खरीद लो, इंश्योरेंस खरीद लो, आपका सिर्फ 500 रुपये करे कटेगा, साल में 500 रुपये कटेगा, ले लो इंश्योरेंस ले लो, करके वो इंश्योरेंस दिलाया। ऐसे जो गांव के दादाजी लोग होते हैं वो लोग इंश्योरेंस तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन देखो सरकार का स्कीम के थ्रू पहुंचवा दिया, एसबीआई के थ्रू सरकार अपना स्कीम पहुंचा दिया, एसबीआई के थ्रू डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोल दिया, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम में भी हेल्प करता है पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर है सोशल बैंकिंग। सोशल बैंकिंग का मतलब ऐसा होता है कि मान लो कि कोई SC ST है, ठीक है, उसको सब्सिडी चाहिए, मतलब कि इंटरेस्ट में कम इंटरेस्ट उसको चाहिए, ऐसा लोन चाहिए जिसमें कि कम इंटरेस्ट देना हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ SC ST ऐसे हो जो कि अभी भी बहुत गरीब हो, वो लोन लेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में प्राइवेट बैंक लोग तो कमी नहीं करेगा, प्राइवेट बैंक तो बोलेगा कि नहीं रे भाई, हम लोग 10% इंटरेस्ट तो लेते ही हैं, तो अगर हम तुमको लोन देंगे, तुम भले गरीब हो चाहे अमीर हो हमको मतलब नहीं है, पॉलिसी के हिसाब से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको जो है 10% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। प्राइवेट बैंक तो ऐसे ही बोलेगा क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये जो सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, जो सरकार का बैंक है, तो ये क्या कर सकता है, कम ही कर सकता है। ये कुछ स्कीम ला करके बोल देगा कि चलो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, या फिर कभी कभी इंटरेस्ट माफ कर देगा। ये कैसे कर पा रहा है? सोसाइटी के लिए बैंकिंग लेकर के आया है इसीलिए कर पा रहा है, और पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू कर पा रहा है। तो ये जो सोशल बैंकिंग है ये भी एक बड़ा फंक्शन है पब्लिक सेक्टर बैंक का। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, कभी कभी रोड्स, रेलवे, ठीक है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है वहां पर ये लोग लैंडिंग भी करता है। तो यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर बैंक का फंक्शन उजागर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है मैनेजिंग पब्लिक डिपॉजिट, जैसे कि जो भी डिपॉजिट कर रहा है रूरल एरियाज के लोग या फिर अर्बन एरियाज के लोग, तो वो सब डिपॉजिट को मैनेज करना, ये भी एक बड़ा फंक्शन है। साथ में अगर डिपॉजिट मेंटेन कर रहा है किसी दूसरे का पैसा, गांव का पैसा और शहर का पैसा अगर एसबीआई में है, तो आदमी लोग को ये लगता है कि चलो एसबीआई में पैसा है तो बचा हुआ रहेगा क्योंकि वो सरकार का बैंक है ना। तो एक गवर्नमेंट बैकिंग भी मिलता है इस तरह का बैंक को। ठीक है, आखिर में है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कभी स्थिति गड़बड़ हो गया हमारे देश का, ठीक है, फाइनेंशियल डाउनटर्न हो गया, कोई क्राइसिस आ गया, वहां पर प्राइवेट बैंक तो मर सकता है, प्राइवेट बैंक तो डूब सकता है,
लेकिन सरकारी बैंक का डूबने के चांसेस बहुत कम है। और सरकारी बैंक में किसी का पैसा है तो वो पैसा डूबने का भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सरकार का बैंक है, सरकार का कहीं से न कहीं से उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो ये सब फायदा है पब्लिक सेक्टर बैंक का, ये सब काम है पब्लिक सेक्टर बैंक का। ठीक है, आगे बढ़े। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, SBI, PNB, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बहुत सारा बैंक है। ठीक है, बैंक पीओ का जब आप एग्जाम देते हैं IBPS के थ्रू, तो वहां पर कौन कौन सा बैंक रहता है, वो नेशनलाइज बैंक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक तो हम लोगों ने देखा, कमर्शियल बैंक के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर बैंक देखा। अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक देखते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनरशिप जो था सरकार के पास था, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास ओनरशिप जो है वो प्राइवेट लोगों के पास होगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स इन विच प्राइवेट सेक्टर हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 51%। तो 51% से ज्यादा अगर शेयर होल्डिंग प्राइवेट प्लेयर्स का है तो उस केस में वो बैंक प्राइवेट बैंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब क्या है, ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसका मेजोरिटी शेयर होल्डर प्राइवेट लोग है, सरकार नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो कि कोई बैंक है, ठीक है, उसका 100% शेयर है, ठीक है, तो इसके अंदर 51% जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, या कोई बड़ा बड़ा HNI भी हो सकता है। HNI का मतलब होता है बहुत रईस आदमी लोग जो पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये सब अगर है 51% से ज़्यादा शेयरों का मालिक, तो उस केस में वो जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाता है। ठीक है, चलो, तो जो प्राइवेट सेक्टर है ये दो तरीके का होता है, एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक है न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जब बाकी बैंक नेशनलाइज हो रहा था तो वो सब बैंक रह गया। तो ओल्ड प्राइवेट बैंक्स आर दोज बैंक्स who were left out of the nationalization process in 1969 और 1980। 1969 में बहुत सारा बैंक नेशनलाइज हुआ, 1980 में बहुत सारा बैंक नेशनलाइज हुआ। जो बैंक रह गया क्योंकि वो बैंक बहुत छोटा साइज का था, या फिर बहुत एक रीजन का ही था, सिर्फ रीजनल फोकस के था, इसीलिए वो सब बैंक जो रह गया था वो सब प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। ठीक है, तो ये सब ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक वर लेफ्ट आउट ऑफ नेशनलाइजेशन in 1969 and 1980 due to their small size and regional focus। प्राइवेट सेक्टर बैंक नया वाला ये कौन सा है, तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स which came into existence after 1991 and with the introduction of economic reforms and financial sector reforms। ठीक है, तो LPG रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद अगर कोई प्राइवेट बैंक बना है तो वो सब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी कि 1991 से पहले जो बैंक था जो कि नेशनलाइज नहीं हो पाया, प्राइवेट सेक्टर रह गया, तो वो सबको बोलते हैं हम लोग ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो यहां पर यही समझे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब वो बैंक जिसमें प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप जो है वो 51% से ज्यादा हो, 50% से ज्यादा नहीं, 51% से ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक बात मैं बोलता हूं आपको, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, या फिर कोई भी बैंक है जिसका ओनरशिप 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है, और 49% सरकार के पास है, तो ये बैंक को क्या बोला जाएगा, क्या ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा? नहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 51% से ज्यादा, यहाँ क्या बोला था, बैंक्स इन विच प्राइवेट सेक्टर हैज अ शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 51%। तो 51% से ज्यादा होना चाहिए, 51.1% होना चाहिए या 52% होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना हार्ड सवाल आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकता है यार, आज नहीं पूछेगा, अगले साल या फिर उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल पूछ सकता है। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ लिए हम लोग। चलिए, ये तो देख लिए हम लोग। अब क्या क्या काम करता है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्या क्या इसका की फंक्शन है, देखते हैं एक बार।
ऐसे करते हैं। हाँ, इनोवेटिव बैंकिंग। इनोवेटिव बैंकिंग का मतलब कि चूंकि ये देखो प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक सब क्या करता है, प्राइवेट बैंक प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ना वो नया नया चीज लेकर के आता है और जनता को देता है। ठीक है, जैसे अभी बहुत नया नया चीज आ रहा है, नया नया एप्लीकेशन आ रहा है, एप्लीकेशन में नया नया चीज आ रहा है, नया नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, ठीक है, और पेमेंट का सिस्टम अलग अलग लेकर के आ रहा है। तो प्राइवेट बैंक जो है ना वो इनोवेटिव बैंकिंग लेकर के आता है। ठीक है, कुछ कुछ डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लेकर के आता है और पेमेंट सिस्टम थोड़ा सा इनहेंस भी करता है। तो इनोवेटिव बैंकिंग करता है। जब पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर वो सरकारी है तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी क्या करेगा। लेकिन अगर सरकारी के साथ प्राइवेट भी लेकर के आएंगे तो सरकारी प्राइवेट को देख देख के जलेगा और अपने भी काम करेगा। और प्राइवेट सेक्टर तो चूंकि उसको पैसा बनाना है तो नया चीज लेकर के आएगा ही, इनोवेशन करेगा ही। तो इनोवेटिव बैंकिंग करता है, ये बहुत बड़ा फंक्शन है प्राइवेट सेक्टर बैंक का। साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करता है, क्योंकि जहां पर भी लगेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक को कि यहाँ पर बैंकिंग सुविधा हम ला सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है कंज्यूमर बैंकिंग। कंज्यूमर का जो भी काम रहता है उसको देखता है, जैसे कि लोन्स मैनेजमेंट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, कस्टमर सर्विस को ये लोग प्रायोरिटाइज करता है। ये बात तो है, कस्टमर सर्विस को लेकर ये लोग बहुत उम्दा काम करता है। आप देखोगे अगर आप एसबीआई जाओगे तो एसबीआई तो छोड़ो, अच्छा हो गया अभी बहुत एसबीआई। अगर मैं आपको ले लूँ यूको बैंक, यूको बैंक में आज आप जाओ, ठीक है, और आप बोलो कि सर हमको बैंक अकाउंट खुलाना है, आपको 3 दिन घुमा देगा वो। ठीक है, आप जाओ पीएनबी में, वो आपको 2 दिन घुरा देगा। लेकिन अगर आप जाओगे एक्सिस बैंक में, आइए सर, बैठिए सर, चाय लीजिए सर, पानी लीजिए सर, बैंक अकाउंट खुलाना है सर, तुरंत खोल के देते हैं सर। 5 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा उसका ऑनलाइन। सर ये लीजिए सर आपका पासबुक, सर ये लीजिए आपका एटीएम, ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड, तुरंत दे देगा। तो ये लोग कस्टमर सर्विस को और प्रायोरिटाइज करता है। अगर ये कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटाइज करेगा तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सोचेगा अरे भैंस की आंख, ये भी कंपटीशन में है, ये इतना अच्छा काम कर रहा है, हमको तो इससे और अच्छा काम करना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना है तो वो भी अच्छा काम करेगा। समझे? तो की फंक्शन में कंज्यूमर बैंकिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखे होंगे क्या होता है ना कि मेरे घर में अभी कॉन्ट्रेक्चुअल काम होता है, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल फर्म है मेरे फूफा जी का। तो वहां पर क्या होता है कि जो बैंकिंग का काम होता है ना, आता है घर, घर में आकर साइन लेकर जाता है। बताइए, इतना कंज्यूमर बैंकिंग इतना सुविधा दे रहा है। ठीक है, इसके बाद कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी के लिए भी बहुत सारा सुविधा लेकर के आता है। ठीक है, जैसे कि बिजनेस को लोन्स देना, उसका ट्रेड फाइनेंस करना, बहुत सारा काम करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट करना, अभी हम लोगों ने बोला था ना कि एक बिल है, आईटीसी कंपनी का बिल है, और कुमार आर्यन को बोल रहा है कि 4 महीने के बाद पैसा देंगे। तो हम क्या किए, ये बैंक के पास लेके गए और बैंक को बोले भाई इसको डिस्काउंट कर दो, 1 लाख रुपया काट लो, बाकी सारा पैसा मुझे दे दो और तुम बाद में पैसा ले लेना उससे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब भी काम कर रहा है, तो कॉर्पोरेट बैंकिंग भी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जैसे अभी आप देखेंगे कि बैंक्स क्या कर रहा है, डीमेट अकाउंट भी खोल रहा है। ठीक है, डीमेट अकाउंट खुलेगा तो आप क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा पाएंगे। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, कभी कभी अंडर राइटिंग भी करता है बैंक्स। ठीक है, बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका बहुत सारा काम करता है, एडवाइजरी सर्विस देता है। कभी कोई 2-3 कंपनी मर्ज हो रहा हो तो वहां पर जो बैंकिंग का सुविधा होगा वो देगा जाकर। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कैपिटल मार्केट में कोई कंपनी पैसा उठाना चाहता है, तो पैसा उठाना चाहता है तो वो कुछ बात कर लेता है बैंक से कि देखो बैंक, हम पैसा उठाना चाहते हैं तो तुम मदद करना। तो फिर बैंक मदद करता है उसका पैसा उठाने में। ठीक है, अंडर राइटिंग भी देता है, अंडर राइटिंग सर्विस भी देता है। अंडर राइटिंग को बाद में हम लोग समझेंगे, अभी समझेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अगर आप न्यू है तो। इसके बाद है मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। ये तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लोगों ने समझा, इसका क्या काम रहता है वो भी हम लोगों ने समझा। अब देखेंगे फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक ऐसा बैंक होता है जो कि है तो बाहर का बैंक, दूसरा देश का बैंक है, लेकिन यहां पर काम कर रहा है ब्रांच के रूप में। जैसे सिटी बैंक, सिटी बैंक इंडिया का तो बैंक नहीं है, लेकिन सिटी बैंक का ब्रांच इंडिया में काम कर रहा है। एचएसबीसी बैंक का ब्रांच इंडिया में काम कर रहा है।
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये इंडिया में काम कर रहा है, डॉइचे बैंक ये इंडिया में काम कर रहा है। ये एग्जांपल्स है फॉरेन बैंक्स का, ठीक है। तो रीड करते हैं इसके बारे में। फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स that are headquartered in one country but operates branches or subsidiaries in other countries, ठीक है। जैसे कि सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, डॉइचे बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब एग्जांपल है फॉरेन बैंक्स का, ठीक है। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है और आरबीआई किस तरह से इस पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगाता है। आरबीआई कंसीडर्स बैंक्स होम कंट्री रेगुलेटर्स सुपरविजन स्टैंडर्ड। मतलब आरबीआई बोलता है कि देखो सिटी बैंक, तुम जहां का बैंक है वहां पर जो सेंट्रल बैंक है वही तुम पे कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा रहा होगा, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है उसको तुम फॉलो करते रहना, प्लस हम कभी कभी कुछ गाइडलाइन लाते हैं उसको भी फॉलो करना। तो ये जो बैंक्स होता है फॉरेन बैंक्स, ये अपना रेगुलेटर जो है उसका बात सुनता है, उसका जो भी सुपर रेगुलेशन है उसको मानता है और आरबीआई का गाइडलाइंस को फॉलो कर लेता है। तो फॉरेन बैंक्स मस्ट अडेयर टू आरबीआई गाइडलाइंस इंक्लूडिंग पीएमएलए, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ओके। तो ये सब हो गया फॉरेन बैंक का कॉन्सेप्ट। अब क्या काम करता है फॉरेन बैंक ये भी समझते हैं ना। तो की फंक्शंस ऑफ फॉरेन बैंक्स क्या है। ट्रेड एंड करेंसी सर्विसेज, देखो इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू फाइनेंसिंग एंड करेंसी एक्सचेंज। देखो फॉरेन बैंक जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है, क्योंकि सिटी बैंक जो है वो दोनों देशों से है, ये अपना जहां पर इसका मेन ब्रांच है वहां पर भी इसका बात चलता है, इंडिया में भी बात चलता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड आराम से फैसिलिटेट करा सकता है, ठीक है। इसके बाद है कैपिटल मार्केट एक्सेस। जैसे कि हमको मान लो कि यूएसए में यूएसए का कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो फॉरेन बैंक के थ्रू कर सकते हैं आराम से। जैसे मान लो कि यूरोपियन का जो स्टॉक मार्केट है ना, या फिर जापान का जो स्टॉक मार्केट है वहां पर हमको इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में भी इस तरीके का जो बैंक है फॉरेन बैंक जो है वो हेल्प कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कभी कभी कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा होता है तो वहां पर जो भी बैंकिंग सर्विसेज लगता है उसमें हेल्प कर सकता है ये लोग, ठीक है। कभी एडवाइजरी देने के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देने के लिए भी ये सब बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, क्या होता है कि मान लो कि आप एक सिर्फ प्राइवेट बैंक में पैसा रखते हैं, तो आपको डर लगता है कि प्राइवेट बैंक में डूब जाएगा, तो फिर कोई पैसा आप पब्लिक बैंक में भी रख देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी, उसमें भी आपका मन नहीं भरता तो कभी कभी आप रख देते हैं फॉरेन बैंक के अंदर। तो ये आपको क्या हो रहा है, ये एक डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है आपका डिपॉजिट का या फिर सर्विस का, कि सर्विस आप 4 जगह से ले सकते हैं, 3 जगह से ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मतलब कि ये जो इमर्जिंग मार्केट है इसको इंटीग्रेट कर देता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा चीज था, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आरआरबी को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सारा कमर्शियल बैंक देख लिया, हम लोगों ने सारा कमर्शियल बैंक देख लिया। क्या क्या देख लिया, पहले तो हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी, ठीक है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक भी देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉरेन बैंक देखे, 3 चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आरआरबी। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ओके। स्टार्ट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक 1975 में रिकमेंड हुआ था नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो रिकमेंड हुआ था बाय नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975, तब जाकर के रीजनल रूरल बैंक एक्ट आया 1976 में, और फिर उस बेस पे फिर आरआरबी बना। आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में ओनरशिप किस तरीके का है, जैसे हम लोग देखे थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो था ना उसमें 50% से ज्यादा ओनरशिप, 50% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट का था, ठीक है। फिर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक देखे, प्राइवेट सेक्टर बैंक किसका था, इसमें 51% से ज्यादा ओनरशिप प्राइवेट प्लेयर के पास था, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग फॉरेन बैंक देखे, फॉरेन बैंक में सारा का सारा ओनरशिप जो है वो अपना उसका मेन कंपनी में था, पेरेंट कंपनी के पास था, पेरेंट कंपनी के पास था, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आरआरबी, इसका मेन ओनर कौन है,
इसमें 3 ओनर है। 3 ओनर कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और एक स्पॉन्सर बैंक है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताने की दरकार नहीं पड़ना चाहिए हमको। ठीक है, जिस स्टेट में वो बैंक बन रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर थोड़ा सा ओनरशिप रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा ओनरशिप रखता है, और स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक वो बैंक होता है जो कि आरआरबी को बड़ा बनने के लिए हेल्प करता है, आरआरबी को बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। ये जो स्पॉन्सर बैंक है इसमें एसबीआई भी आ सकता है, कभी कैनरा बैंक भी आ सकता है, कोई भी कमर्शियल बैंक इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसको हेल्प करने के लिए। तो आरआरबी का जो ओनरशिप है वो 3 लोगों के बीच में है बटा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। किस रेशियो में बटा हुआ है? 50%, 15% और 35%, 50, 15, 35। ठीक है, इस रेशियो पे है। इस तरीके का जो बैंक है आरआरबी बैंक है, ये करता क्या है? ठीक है, ये करता क्या है? ये रूरल एरियाज में रूरल लोगों का डेवलपमेंट करता है। रूरल लोगों का यानी कि गांव के लोगों का डेवलपमेंट कैसे करेगा? जब वहां पर ये लोग लोन का सुविधा लेकर के जाएगा सस्ते दामों में, है ना, तो इट प्रोवाइड्स क्रेडिट यानी कि लोन टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, दूसरा, रूरल एरियाज में बहुत आदमी लोग सेविंग करता है, तो वो सेविंग अगर बैंक के पास आएगा तो वो सेविंग को बैंक लेंड भी कर पाएगा। अगर वो सेविंग को लेंड कर पाएगा तो कोई बिजनेस उसको लेगा लोन के रूप में, और कोई बिजनेस उसको लेगा लोन के रूप में तो इंडिया तो प्रगति करेगा ना, प्रगति बोल रहा था, प्रगति करेगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रूरल सेविंग्स था उसको हम मोबिलाइज कर दिए और चैनल कर दिए फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, टू मोबिलाइज रूरल सेविंग्स एंड चैनल देम फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक दूध वाला है, ठीक है, वो खूब पैसा जमा करता है, हर साल कम से कम उसके पास 7 लाख रुपए जमा हो जाता है, वो अपना तिजोरी में रखता है। तो अगर मान लो ये आरआरबी आएगा गांव में, तो आरआरबी क्या बोलेगा कि भाई तुम पैसा जो रखता है अपने पास वो हमको दे दो। ठीक है, इसके बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हम दे देंगे तुमको। तो दूध वाला क्या कर देगा, वहां पर पैसा जमा कर देगा, और ये जो आरआरबी है ये वहां का दूसरा एंटरप्रेन्योर को, रूरल एंटरप्रेन्योर को पैसा दे देगा, यही लोन के रूप में दे देगा पैसा, और ये फिर आगे में अच्छा तरक्की करेगा और रूरल एरियाज को बढ़ाएगा तो फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो रूरल एरियाज के लिए बैंक बनाए हैं, उसका नाम है आरआरबी। ठीक है, क्लियर? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो ऑब्जेक्टिव होगा वही तो काम करेगा, तो यही सब काम करता है। ठीक है, बेसिकली इसका काम है रूरल क्रेडिट देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करना, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन यही कर सकता है। आरआरबी क्या करेगा, जाएगा बैंक रीजनल एरियाज में, और रीजनल एरियाज में ही बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा नहीं होता है तो वहां पहुंचाएगा। गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज्यादा यहाँ पर हेल्प हो पाएगा, गवर्नमेंट स्कीम जो भी आएगा आरआरबी के थ्रू ही गरीब तबकों तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। ठीक है, आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है, मतलब कि आरआरबी का रेगुलेशन कौन बनाता है, उसका रूल्स कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है, लेकिन उस रूल्स को सुपरवाइज कौन करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, आरआरबी को 75% ऑफ टोटल क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने आरआरबी देखा, आरआरबी क्या था, गांव का बैंक, जो गांव में पैसा देता है, गांव में लोन का सर्विस पहुंचाता है, बैंक का सर्विस पहुंचाता है। आरआरबी का बनने में किस कमेटी का योगदान रहा है, नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है, नाबार्ड सुपरवाइज करता है। आरआरबी का क्या काम रहता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहां पर कॉन्सेशनल रेट पे लोन देना, क्रेडिट देना। दूसरा, जो रूरल एरियाज है वहां का जो भी सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करना और उसको चैनल कर देना फॉर सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ठीक है, ये काम है आरआरबी का। ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, 50% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% बाय स्पॉन्सर बैंक। ओके, तो हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया ना, अच्छा खासा हम लोगों ने देख लिया। चलो हम लोग मूव करते हैं और आगे। अब देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को। अब तक हम लोगों ने रीजनल रूरल बैंक्स को देख लिया है ना, हम लोगों ने रीजनल रूरल बैंक तक देख लिया, यानी कि पूरा कमर्शियल बैंक हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग कमर्शियल बैंक खत्म कर दिए। ठीक है,
इस वीडियो में यहीं तक रखें क्या? इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर आपको कोऑपरेटिव बैंक जो है वो हम अगला वीडियो में समझाएंगे। ओके, चलो ठीक है। यहां तक समराइज कर देते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस देता हो या फिर मनी को मैनेज करता हो। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस मनी एंड ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो ये सब जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना तरीके का होता है, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू टाइप्स, बैंक्स और नॉन बैंक्स। बैंक्स के अंदर चार तरीके का बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी और डिफरेंशिएटेड बैंक। और नॉन बैंक के अंदर एनबीएफसी हो गया और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो बैंक्स वाले को हम लोग स्टार्ट किए देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि बैंक्स का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। तो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ बैंक जब देखते हैं तो तीन फेज के अंदर देखते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक एलपीजी एरा जो कि 1991 के बाद हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह से बैंक इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहला बैंक इंडिया में बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर कलकत्ता में बना था। फिर 1806 से लेकर के 1843 तक तीन प्रेसिडेंसी बैंक बने, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद ये तीनों बैंक जो है ना वो मर्ज होकर के बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। इसके बाद फिर यही बैंक एसबीआई में बदल गया 1955 में। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों मर्ज होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया और ये 1955 में जाकर के एसबीआई में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेशनलाइजेशन का बात करें तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो 1949 में सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद 20 साल के बाद गवर्नमेंट सोचा कि बाकी बैंक को भी हम लोग नेशनलाइज कर देते हैं। तो 20 साल के बाद यानी कि 1969 में बाकी बैंक नेशनलाइज हुए। इसके बाद कुछ बैंक रह गया था तो कुछ बैंक को वापस से नेशनलाइज किया गया 1980 की ओर। ठीक है, आरआरबी बना 1975 में। ठीक, इसके बाद फिर आया एलपीजी एरा। एलपीजी एरा में जो नरसिम्हम कमेटी था उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म सजेस्ट किया और उनके रिकमेंडेशन में बहुत सारा रिफॉर्म्स भी आया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलपीजी एरा में हम लोग प्राइवेटाइजेशन कर दिए थे और लिबरलाइजेशन कर दिए थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब कि बाकी देश का भी बैंक्स आने लगा, प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर वाला भी बैंक्स आने लगा। तो यहाँ पर बैंकिंग थोड़ा सा फैल गया। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया। यहाँ पर नरसिम्हम कमेटी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बैंकिंग स्टेबिलिटी को लेकर के और बैंकिंग का प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। क्योंकि नरसिम्हम कमेटी यह जानता था कि बैंक का प्रॉफिट अगर हाई होगा तो बैंक मजबूत हो जाएगा, बैंक अगर मजबूत होगा तो इस तरह का क्राइसिस अगर वापस से आता है तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए कुछ रिकमेंडेशन नरसिम्हम कमेटी के द्वारा दिया गया, जैसे कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है थोड़ा सा कम करो। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल ले लिया है जिसकी वजह से बैंक जो है वो सरकारी बैंक बन गया है और सरकार का जैसा काम कर रहा है, मतलब एकदम गया गुजरा टाइप का। तो गवर्नमेंट अपना कंट्रोल कम करो। ठीक है, दूसरा जो एसएलआर है, सीआरआर है, ये बहुत हाई सेट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा कम करो ताकि बैंक लोन दे पाए। लोन देगा तो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो स्ट्रेंथन हो पाएगा। फिर डायरेक्ट लेंडिंग जो है उसको फेज आउट करो। डायरेक्ट लेंडिंग का मतलब होता है कि आदमी जो है दूसरा आदमी से डायरेक्टली लेंडिंग कर ले रहा है, बैंक के थ्रू जाकर लेंडिंग कर रहा है। तो ये जो डायरेक्ट लेंडिंग है इसको कम करो और बैंक लेंडिंग को बढ़ाओ। फिर बैंकिंग रेगुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो ताकि स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाए और एफिशिएंसी आए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें कि बैंक का क्लासिफिकेशन, मतलब बैंक कितने तरीके का होता है। तो बैंक दो तरीके का होता है, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वैसा बैंक होता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 का सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्ट है। जो बैंक्स सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर लिस्ट होता है उसको फायदा भी पहुंचता है, जैसे कि वो आरबीआई से फंड बोरो कर सकता है एट बैंक रेट। दूसरा, क्लियरिंग हाउस में उसको मेंबरशिप मिल जाता है जिससे कि वो जो बैंक है उसका पेमेंट सिस्टम और क्लियरिंग सिस्टम वो फास्ट हो जाता है। तीसरा, वो रीडिस्काउंट कर सकता है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फ्रॉम आरबीआई। इस तरीके का जो बैंक होता है, शेड्यूल बैंक जो होता है, इसमें आरबीआई थोड़ा सा नजर बना कर रखता है। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई बोलता है कि देखो तुम लोग जो है वो सीआरआर डिपॉजिट करो आरबीआई के पास।
और पीरियडिक बेसिस पे रिटर्न अपना फाइल करो। ठीक है, जब रिटर्न फाइल करता है पीरियडिक बेसिस पे ये सब बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स, तो आरबीआई उसको देखते रहता है और कभी प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। ठीक है, ये सब काम करता है आरबीआई। अब चूंकि आरबीआई की निगरानी में शेड्यूल बैंक्स है, तो शेड्यूल बैंक जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा और ये जो है वो डिपॉजिटर का अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में है। मोस्टली सारा बैंक जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर वो शेड्यूल बैंक ही है। शेड्यूल बैंक में आने के लिए एक बैंक को पीरियड ऑफ कैपिटल 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए और उसको अप्लाई करना होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया शेड्यूल बैंक। एक नॉन शेड्यूल बैंक क्या है? जो शेड्यूल बैंक नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक है। जैसे कि शेड्यूल बैंक में आपको पीरियड ऑफ कैपिटल का कुछ क्राइटेरिया था, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं होगा। शेड्यूल बैंक में सीआरआर डिपॉजिट करना पड़ता था आरबीआई के पास, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं करना पड़ेगा, अपने पास रखेगा सीआरआर डिपॉजिट। ठीक है, और शेड्यूल बैंक में पीरियडिक बेसिस पे यानी कि रेगुलर बेसिस पे रिटर्न फाइल करना पड़ता था, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं करना पड़ेगा। जो फायदा मिलता था शेड्यूल बैंक को वो फायदा नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं मिलेगा। जैसे कि आरबीआई से डायरेक्टली पैसा नहीं मांग सकता है, क्लियरिंग हाउस में मेंबरशिप नहीं मिलेगा, रीडिस्काउंट नहीं कर सकते हैं आरबीआई से। ठीक है, चलो अब चूंकि नॉन शेड्यूल बैंक जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्कियर यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैंक का क्या स्ट्रक्चर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है, उसके नीचे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी और डिफरेंशिएटेड बैंक। आज हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक को नहीं देखा है, कमर्शियल बैंक को देखा है। तो कमर्शियल बैंक क्या था? कमर्शियल बैंक के अंदर 4 बैंक है, मतलब 4 तरीके का बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और आरआरबी। तो सबको हम लोगों ने देखा है, आज एक एक करके देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब कि ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप जो है वो 50% से ज्यादा है। कोई भी बैंक जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप 50% से ज्यादा है, तो उस तरीके का बैंक को हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो नेशनलाइजेशन प्रोसेस से ही होकर के गुजरा है, तभी जाकर के वो बना है पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या काम करता है पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा, जो भी गवर्नमेंट स्कीम सरकार का होता है वो सरकार अपना ही बैंक के थ्रू तो फैलाएगा, तो गवर्नमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक चैनल बना हुआ है ये पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और पॉवर्टी एलिविएशन में भी। फिर सोशल बैंकिंग, सरकार अगर लोन देना चाहता है कम दाम में तो इसी पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक तो ऐसा नहीं करेगा, वो तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो वो कभी भी कम दाम में लोन नहीं देगा। लेकिन सरकार तो चाहता है कि कम दाम में लोन पहुंचे, तो वो काम किस तरह से होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा होगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, कभी सरकार कोई काम कर रहा है जैसे रोड रेलवे बना रहा है, तो उस केस में फाइनेंस कहाँ से लेगा? इस तरीके का बैंक फाइनेंस देगा। फिर पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसको मैनेज करना, ये भी काम है पब्लिक सेक्टर बैंक का। इसमें गवर्नमेंट का बैकिंग भी है, तो पब्लिक को एक सपोर्ट भी मिलता है। लास्ट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब भी इकोनॉमिक में डाउनटर्न आएगा तो इस तरीके का जो बैंक है वो बहुत हेल्प करेगा। अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि येस बैंक डूब रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि येस बैंक को बचाया गया, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक से तो हेल्प किया था उस समय गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये है पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके बाद हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक देखें। जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक में मैक्सिमम ओनरशिप यानी कि 50% ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में था, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैक्सिमम ओनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होगा। तो प्राइवेट सेक्टर का अगर शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा हो तब वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जाता है। एग्जाम्पल है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक। तो ये सब जो बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 2 तरीके का प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, एक है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज नहीं हो पाए थे 1969 में और 1980 में। उस समय वो बहुत स्मॉल साइज के होंगे या फिर उनका रीजनल फोकस होगा, इसीलिए वो लोग तभी नहीं बन पाए नेशनलाइज बैंक, तो वो लोग प्राइवेट बैंक रह गए। तो वो हो गया ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। एक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है? जो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था उसके बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक आया है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये सबका क्या काम है? चूंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कमर्शियल काम करेगा, वो पैसा कमाना चाहता है मैक्सिमम, तो वो नया नया बैंकिंग सर्विस लेकर के आएगा, इनोवेटिव बैंकिंग करेगा, बैंकिंग सोल्यूशन को लेकर के आएगा, पेमेंट सिस्टम में थोड़ा सा इनहेंसमेंट करेगा। ठीक है, तो इनोवेटिव बैंकिंग वो करेगा, वो एक फंक्शन हो गया। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। ठीक है, तीसरा, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस लेकर के आता है जिससे कि एफिशिएंसी का माहौल बन जाता है और टेक्नोलॉजी का भी माहौल बन जाता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग करता है,
मतलब जो भी कंपनी को मर्जर एक्विजिशन में जरूरत पड़ेगा तो वहां पर ये हेल्प करेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट को अगर पैसा का दरकार पड़ गया, लोन्स का दरकार पड़ गया, तो उस केस में ये प्राइवेट सेक्टर बैंक उसको लोन्स देगा, क्रेडिट देगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट को भी करता है, बिजनेस को करता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर बैंकिंग, कंज्यूमर को भी जो बैंकिंग का सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कंज्यूमर पर बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर से ही वो प्राइवेट सेक्टर बैंक आगे बढ़ेगा। तो कंज्यूमर को बहुत इज्जत सत्कार के साथ रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग तरीके का स्कीम लेकर के आता है। ठीक है, फंड लेकर के आता है। तो ये सब काम करता है कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट का सर्विस देना। ठीक है, मर्जर एक्विजिशन में कंपनीज का हेल्प करना, कैपिटल मार्केट में पैसा उठाने के लिए हेल्प करना, तो ये सारा काम करता है प्राइवेट सेक्टर बैंक भी। ठीक है, तो ये सब इसका की फंक्शन हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखें फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक ऐसा बैंक का ब्रांच होता है जिसका मेन बैंक तो कहीं और स्टैब्लिश किया हुआ है किसी और कंट्री में, लेकिन इंडिया में वो अपना फंक्शन कर रहा है थ्रू ब्रांच या फिर थ्रू सब्सिडरी। मेन बैंक कहीं और है, लेकिन उस बैंक का ब्रांच या फिर उस बैंक का सब्सिडरी मतलब बेटा कंपनी किसी और कंट्री में काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं फॉरेन बैंक। इंडिया में फॉरेन बैंक कौन कौन सा है? सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉइचे बैंक। इसको डॉइचे बैंक कहते हैं। ठीक है, इसका स्पेलिंग क्या है? DEUTSCHE इसको कहते हैं, लेकिन डॉइचे बैंक। फॉरेन बैंक का क्या काम रहता है? क्योंकि ये फॉरेन बैंक है, बाहर भी इसका लिंक है, देश का बाहर भी लिंक है, देश का अंदर भी लिंक है। तो जो ट्रेड फाइनेंस का काम होता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपको ट्रेड फाइनेंस की जरूरत होता है, वो हेल्प करता है ये इस तरह का बैंक। ठीक है, करेंसी सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो करेंसी एक्सचेंज का कोई फैसिलिटी आपको लेना है, ठीक है, या फिर कोई अलग टाइप का पैसा लेना है, तो वो भी आपको इस तरीके का बैंक दे देता है। इसके बाद कैपिटल मार्केट का एक्सेस देता है। अगर मान लो कि किसी दूसरे देश में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो वो भी काम इस तरीके का बैंक आराम से किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि आपको फेसबुक में पैसा लगाना है, ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ला में पैसा लगाना है, तो वो सब आप फॉरेन बैंक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उस समय फॉरेन बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो डाइवर्सिफिकेशन का एक आपको ये ऑफर करता है फैसिलिटी। ठीक है, और फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। फॉरेन बैंक से क्या होता है कि जो भी अपना मार्केट है, देसी मार्केट, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंकअप हो जाता है। ठीक है, तो बाहर का भी आपको क्रेडिट मिल सकता है, यहाँ क्रेडिट भी जा सकता है, समझे। इसके बाद फिर आरआरबी। आरआरबी मतलब होता है कि हम लोग ऐसा बैंक्स डेवलप किए हैं जो कि रूरल एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। कुछ एग्जांपल है इसका: पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट रिकमेंड किया गया था नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप के द्वारा 1975 में। इसीलिए अगला साल फिर आरआरबी एक्ट 1976 आ गया, जिसके तहत आरआरबी बैंक बना। आरआरबी बैंक का जो ओनरशिप है वो 3 लोगों के पास होता है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप जानते ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिस स्टेट में आरआरबी बन रहा है, और तीसरा स्पॉन्सर बैंक, यानी कि कोई भी ऐसा बैंक जो कि इस बैंक को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आरआरबी ये हो गया। ओके, तो ये तीन एंटिटी ओनर होता है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक। किस रेशियो में? 50:15:35 इस रेशियो में। आरआरबी जो है इसका रेगुलेशन बनाता है आरबीआई, इसको सुपरवाइज करता है नाबार्ड। आरआरबी को अपना जो भी क्रेडिट देता है, जो भी लोन देता है, वो अपना सारा लोन का 75% लोन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि उसको बनाया ही गया है कि प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा उत्थान हो। तो प्राइवेट सेक्टर को तो लोन देना ही पड़ेगा, तो 75% यानी कि 3/4 अपना जो भी लोन है वो प्राइवेट सेक्टर को ये देगा। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये? रूरल एरियाज में क्रेडिट पहुंचाता है कम दामों में, ठीक है, और वीकर सेक्शन को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2 है। पहला कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहां पर लोन का पहुंचाना, लोन का फैसिलिटी पहुंचाना या फिर क्रेडिट पहुंचाना एट कॉन्सेशनल रेट, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और दूसरा जो भी रूरल का सेविंग है, रूरल एरियाज का सेविंग है, उस सेविंग को चैनल करना और उसको मोबिलाइज कर देना। कहां पर? ऐसा जगह में जहां पर प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा हो। तो हो सकता है कि जैसे कि कोई एक साहूकार है, उसके पास खूब पैसा है, लेकिन गांव में वो अपना तिजोरी में रखता है, तो अगर आरआरबी वहां जाएगा तो वो तिजोरी का पैसा आरआरबी के पास आएगा, फिर आरआरबी किसी को लोन दे देगा, तो वो जो लोन किसी को पहुंचेगा
तो वो उस क्षेत्र में कुछ ग्रोथ कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रूरल सेविंग्स था उसको ये मोबिलाइज कर दिया, ठीक है, मोबिलाइज कर दिया और सपोर्ट किया किसको, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इन रूरल एरियाज, ठीक है। फंक्शन देखा जाए तो क्या क्या इसका फंक्शन है, रूरल क्रेडिट डिलीवरी, रूरल एरियाज में क्रेडिट पहुंचाना, गवर्नमेंट स्कीम को पहुंचाना, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करना सरकार का, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प करना, बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कमर्शियल बैंक को समझ लिया, ठीक है। अब हमारा काम होगा कोऑपरेटिव बैंक को करना। तो अगले वीडियो में हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स को समझेंगे, ठीक है, अच्छे से हम लोग समझेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स को, फिर डिफरेंशिएटेड बैंक को समझेंगे, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करो और फिर शेयर भी करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। कमेंट करना ना भूले, आप कमेंट जरूर करें, आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, मैं दिन रात आपका कमेंट को देखते रहता हूँ, तो कमेंट आप जरूर करें। अगर आप ये वीडियो ऐप में देख रहे हैं तो वहां पर एक टेस्टिमोनियल करके आता है, वहां टेस्टिमोनियल में आप मेरे लिए कुछ शब्द लिखेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। हालांकि आप लोग अच्छा शब्द लिखते हैं लेकिन मुझे पर्सनली मैसेज कर देते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर टेस्टिमोनियल में आप लिख सकते हैं तो वहां पर लिख दीजिए, बाकी लोगों को भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, उनको उनको भी एक क्रेडिबिलिटी का एहसास होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।